आपने बच्चों बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि सर हमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी, तैयारी भी बहुत अच्छी थी, हमें तो लग रहा था कि हमारा ये रैंक आने वाला है, वो रैंक आने वाला है। पर एट द एंड जब एक्चुअल में मार्क्स आते हैं, जब एक्चुअल में रैंक आती है, तो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर गए अपने नीट के एग्जाम के दौरान या अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि उनका रैंक कहीं ना कहीं बहुत नीचे फिसल गया। और कितनों के साथ तो ऐसा भी हुआ, जो जाने वाले थे बहुत अच्छे कॉलेजेस, वो कहीं के नहीं रह पाए, इवन सेलेक्ट भी नहीं हो पाए। आज मैं ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं। सम मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इफ यू आर टारगेटिंग टॉप रैंक्स इन योर नीट एग्जाम। तो इन मिस्टेक्स को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जो आपका सही स्ट्रेंथ है वो तो हमेशा आपके साथ रहने वाला ही है, लेकिन जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको डुबाने वाली हैं। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, अगर आप एक एस्पायरिंग डॉक्टर हो, तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल, और आज का वीडियो आपके लिए ही है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है और फिर से मुझे वादा करना है कि हां सर, ये गलतियां तो मैं नहीं करने वाला हूं। सर, आई प्रॉमिस नॉट टू कमिट दीज मिस्टेक्स ड्यूरिंग माई एग्जाम। देखो, स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर आप सिर्फ एक तरफा प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप टॉप रैंक्स की होड़ में जाने से बच जाओगे, यानी कि जा ही नहीं पाओगे। आपने सपना देखा था कि मुझे एम्स जाना है, लेकिन फिसल के कहीं नीचे गिर जाओगे। तो ये जो फिसलन है, इस फिसलन को हमें हटाना है, यानी कि इन गलतियों को हमें अवॉइड करना है। मैं कुछ मिस्टेक्स की बात आज के सेशन में करने वाला हूं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने नोटबुक और पेन निकाल लिया होगा और कमेंट सेक्शन में यह लिख भी दिया होगा कि सर, आई एम नॉट गोइंग टू commit these mistakes. Sir, I promise you I'm not going to commit these mistakes. Every time you write that, you give a commitment to yourself. आप अपने आप से एक चीज कमिट करते हो कि कुछ हो ना हो, ये तो होगा ही, यानी कि ये वाला काम तो मैं नहीं करने वाला हूं। क्या करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। एक एक पॉइंट पे आता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। उसके बाद रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद पुअर एनालाइजिंग पावर या पुअर एनालाइजिंग स्किल्स, और लास्ट है नॉट रीडिंग ऑप्शंस केयरफुली। ठीक है, यानी कि हड़बड़ी में गड़बड़ी। चलो अब एक एक पॉइंट पे अच्छे से बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा देखा गया कि लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ तो कितने सारे बच्चों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा ही नहीं। वो ऐसा मान के चल रहे थे कि पहले जो पैटर्न था वही पैटर्न इस बार भी रहा है, और ऐसे में वो सेक्शन बी को बहुत हल्के में ले गए। अब एग्जाम के वक्त गलती होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एग्जाम के वक्त अगर आपका दिमाग कंफ्यूज होता है कि अरे यार, ये पेपर में क्या आ गया, ये कौन सा नया सेक्शन आ गया, तो उस वक्त आपको रिकवर कर पाना और अपने दिमाग को वापस उस मोड पे लेकर के आना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो वक्त आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया गया हो, उसका पूरा पूरा यूज करना है हमें, और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। आपके पास इतना वक्त होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस को 2 बार या 3 बार भी पढ़ सकते हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना कि ये पेपर में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उस वक्त हमको बैठ करके खिड़कियों के बाहर और पंखे को नहीं देखना है, ब्लैक बोर्ड को नहीं देखना है, बाकी लोगों को नहीं देखना है, इधर उधर बत्तख की तरफ सर घुमा घुमा करके यहां वहां नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, ये टाइम आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ने का है, तो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना। ऑलराइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शंस में कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें छुपी होती है जो कि आपको एग्जाम देते दौरान आपको उसका ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत ही आम चीज है ये। क्योंकि नीट में क्या होता है, जब वो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस देते हैं तो 1-2 क्वेश्चंस आसान देंगे, और तीसरा या चौथा क्वेश्चन, अगर आपने पैटर्न नोटिस किया होगा, तो वो एक लेंदी क्वेश्चन रहेगा। फॉर एग्जांपल, रे ऑप्टिक्स का एक लेंदी क्वेश्चन आ गया, या किसी और टॉपिक का भी कोई लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि मानो या ना मानो यार, ये जो नीट का एग्जाम है ना, ये सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, ये रिजेक्शन का एग्जाम है। यानी कि यहां पे लोगों को हटाने के लिए ये परीक्षा होती है। क्योंकि सोचो, आपकी इस बार जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो ऑलमोस्ट 19-20 लाख बच्चे आपके साथ बैठेंगे, और उनमें से कितने बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने वाली है।
आपके सामने खुद ही जवाब होगा। ऑलमोस्ट रेशियो होता है 1:1000। 1000 बच्चों में से वो एक बच्चा है जो सेलेक्ट होगा, तो वो बाकी के 999 बच्चों का क्या? तो अगर मैं आपसे ये सवाल फिर से पूछूं कि इज इट अ एग्जाम ऑफ सिलेक्शन और इज इट अ एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, तो डेफिनेट है कि आपका जवाब होगा कि इट्स एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। यानी कि आप अगर कोई भी ऐसा पॉइंट देते हो जिसकी वजह से नीट आपको रिजेक्ट कर देता है, तो उतना ही उनके लिए काफी है। उन्हें सिर्फ वो एक बच्चा चाहिए 1000 में से। तो इस लेवल की कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है बच्चों, एंड लेट्स जस्ट बी वेरी रियलिस्टिक। ये खामखा मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बोलूं और अच्छी अच्छी बातें बोलूं, लेकिन वो रियलिस्टिक ना हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। तो मैं अभी सच बोल रहा हूं कि ये एग्जाम सच में टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो इस कंपटीशन में आपकी एक गलती जो है वो इन और आउट डिसाइड कर देती है। तो आपको यह सोचना है कि क्या मुझे जाना है उस पार या फिर मुझे इधर ही रह जाना है। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करने लग जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो। आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरे क्वेश्चन पे आए और आपको लगा कि यार ये लेंदी जा रहा है, ये कैलकुलेशन ज्यादा ले रहा है। आप क्या करो, आपने हर क्वेश्चन के लिए टाइम एलोकेशन कर रखा है। मैंने किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने हर लाइव सेशन में आपको सिखाया है, बताया है, क्वेश्चंस के थ्रू बताया है, स्ट्रैटेजीज के थ्रू बताया है, शॉर्ट्स के थ्रू बताया है। आपको क्या करना चाहिए? अगर वो टाइम से ज्यादा ले रहा है, आपके डेजिग्नेटेड टाइम से ज्यादा ले रहा है, आपको इमीडिएटली बिना इमोशनली उस क्वेश्चन को अटैच किए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस टॉपिक को 10 बार पढ़ा है या 1000 बार पढ़ा है, आप उसे छोड़ के आगे निकल जाओ। आप उसे छोड़ के आगे निकल जाओ। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि बच्चे उसमें ही अटक जाते हैं और 3 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट तक वेस्ट कर देते हैं, और ये 5 मिनट आपको बहुत महंगा पड़ जाता है एट द एंड। क्योंकि बच्चों, हर क्वेश्चन का वैल्यू बराबर है सबको। अगर आपने एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी +4, रोटेशन का किया तो भी +4, मॉडर्न फिजिक्स का किया तो भी +4। यानी कि मुझे वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए जो आसान है, जिसमें सबसे कम वक्त लगता है। तो जब पहली बार मैं स्क्रीन करूंगा पेपर को, तो हमें यह ध्यान देना है कि मैं कहीं भी अटकूं नहीं, मेरा फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। बना तो बना उतने टाइम में, और नहीं बना तो आगे चल गए। हो सकता है 10 या 15 सेकेंड एक्स्ट्रा देने में वो क्वेश्चन आपसे बन जाए, ऐसे में आपको रुक जाना चाहिए। वो 15 सेकेंड एक्स्ट्रा दे लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको कंपनसेट करना है। और इस सब की तैयारी आपको प्रैक्टिस से होगी। इसलिए जब भी मैं लाइव सेशन में क्वेश्चन कराता हूं तो हमारे पास एक टाइमर लगा होता है। तो जो बच्चे पहले 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, आज हमने ये पैटर्न देखा है कि जितने भी बच्चे रेगुलर मेरे लाइव सेशंस में आते हैं, जो कि 5 दिन होती है, वो अब ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता और अगर आपने कभी मेरे लाइव सेशंस अटेंड नहीं किया है, तो एक बार जरूर आओ, इसी चैनल पे आओ और आकर के देखो कि कैसे जो बच्चे अपने आप को ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर चुके थे, वो सोच रहे थे कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, कहां ही मैं 20-25 सेकंड में कर पाऊंगा, वो टाइमर स्टॉप होने से पहले आंसर देते हैं। और मेरा टाइमर लगाने का सिर्फ यही मकसद होता है, आपको डराने का कोई मकसद नहीं होता। मेरा यही मकसद होता है कि मैं आपको यह सिखा पाऊं कि कहां पे रुकना है और कहां पे चले जाना है आगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यह पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करते हो। तीसरी बात टाइम मैनेजमेंट की करते हैं। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट 2 तरीके की होती है। एक तो तैयारी के वक्त का टाइम मैनेजमेंट और एक एग्जाम के वक्त का टाइम मैनेजमेंट। इसमें मैंने फिर से बहुत ही डिटेल में एक वीडियो भी बनाया हुआ है। सेक्शन ए को कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, मानो ना मानो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं। यानी कि पहले जो बच्चे एग्जाम देते थे नीट की, उनके पास सिर्फ 180 क्वेश्चंस होते थे, 90 बायो में और 45 और 45 फिजिक्स केमिस्ट्री में। लेकिन आज के वक्त में जो भी बच्चा एग्जाम देगा, उसको 200 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि 200 क्वेश्चंस कम से कम आपको पढ़ने तो हैं, भले आपको आंसर 180 ही करना है, लेकिन ये जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने हैं, टाइम तो बढ़ा नहीं है, राइट? तो उतने ही टाइम में आपको 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो इसलिए एग्जाम के वक्त का टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप इस वक्त में कैसे इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करते हो, कैसे आप तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करते हो और किस तरीके से आप एक सब्जेक्ट खत्म होकर के दूसरे में स्वैप कर जाते हो, कैसे आप एक एक क्वेश्चन में एक एक सेकंड स्क्वीज कर करके टाइम बचाते हो,
यही सारी चीजें जो है एक क्वालिफिकेशन और एक रैंकर इसमें डिफरेंस बना देती है। ऐसा नहीं है कि उसने उतनी तैयारी नहीं करी थी, उसे उतना कॉन्सेप्ट नहीं आता था, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, जिसको हम बहुत लाइटली ले जाते हैं, जिसको हम बहुत हल्के में लेके चले जाते हैं, ये आखिरी दिन बहुत मैटर कर जाती है बच्चों। इसलिए मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अभी से लिख लो। और दूसरी बात, अब से जितनी बार भी आप इसकी तैयारी करोगे, जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद है पुअर एनालाइजिंग पावर। तो पुअर एनालाइजिंग पावर में मैं वही बताता हूं कि अगर आपने ये सारी मिस्टेक कर रहे हो, अगर आप ये सब कुछ कंसिस्टेंटली करते जा रहे हो और पहले के भी पेपर में करते जा रहे हो, तो अब आपको ये रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गलतियां हो कहां रही हैं। क्या आपने एग्जाम में टाइम ठीक से मैनेज नहीं किया? क्या आपने गलत क्वेश्चन पे ज्यादा वक्त निकाल दिया? क्या आपने किसी ऐसे क्वेश्चन में फालतू का तुक्का मारना शुरू कर दिया? तो ये सब चीजें जो है ना, आपको कहीं ना कहीं खिसका देती है, नीचे लेकर के आती हैं। तो ये सब काम नहीं करना है। आप जब जाओ तो एकदम करेक्ट माइंड फ्रेम से जाओ, करेक्ट माइंड सेट के साथ जाओ, और उस एग्जाम को आपको ऐसे अप्रोच करना है जैसे बहुत क्लिनिकल प्रिसीजन होता है। जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो वो तुक्का नहीं मारता, अच्छा ये वाला नस काट दूं क्या, चलो ठीक है, इंकी पिंकी पोंकी खेल दो, ऐसा कोई करेगा क्या? आप सोचो, आप खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो और सोचो अगर कोई ऐसे ऑपरेशन कर रहा है तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है? तो सोचो, जब आप इस प्रोफेशन के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो आप तुक्का कैसे मार सकते हो यार? ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये आपके सपनों का सवाल है, तो इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आपने ये सब गलतियां की हैं तो आप उसको एनालाइज करो और मेक श्योर करो कि अगले टेस्ट में, अगले क्वेश्चन सेट में, अगले दिन ऐसी गलतियां आप नहीं दोहराओगे, क्योंकि सिलेक्शन तो एक का ही होना है 1000 में से, ये बात याद रखना, ठीक है। और सबसे आखिरी बात जिसको हम सबसे लाइटली लेकर के चले जाते हैं कि हमने क्या करा, हमने ऑप्शंस ही ध्यान से नहीं पढ़े। कितनी बार ऐसा होता है बच्चों कि ऑप्शंस के थ्रू ही आपको आंसर मिल जाता है सीधा। अगर आपने ऑप्शंस देखा, कितने बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन ये दोनों मिलके क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन और ऑप्शन ये दोनों ही आपके क्वेश्चन में ही आते हैं। क्वेश्चन अलग नहीं है, ऑप्शंस अलग नहीं है। तो जब भी हम पढ़ेंगे, किसी भी सवाल को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ सारे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। कितनी बार ऐसा होता है सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, सिर्फ डायमेंशनल फिट करने से आपका आंसर आ जाता है। यानी कि सोचो, अगर आप किसी क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में कर पा रहे हो बिना सॉल्व किए, जी हां बिना सॉल्व किए, सिर्फ ऑप्शन से अगर आपको हिंट मिल गया तो आप सीधा बिना सॉल्व किए आप उसे डायरेक्ट मैच कर सकते हो। इसमें एक और टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो जो इंपॉसिबल सिनेरियोज है उन्हें अगर आपने हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, ओनली पॉसिबल सिनेरियो। उसमें से अगर बेस्ट सिनेरियो आपने मैच कर दिया तो आपने सही ऑप्शन करेक्ट कर दिया। इसको तुक्का मारना नहीं कहते हैं। तुक्का मारना होता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है उस सभी चारों ऑप्शंस के बारे में, और चारों ऑप्शंस मेरे लिए बराबर के वेटेज रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि चलो ए मार देता हूं, किसी ने बी भी मार दिया तो क्या फर्क पड़ गया, किसी ने सी भी डाल दिया और डी भी डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक कैलकुलेटेड गेस करते हो, जब आप एक कॉन्सेप्चुअल गेस करते हो, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि आपने इसको करेक्ट किया है तो क्यों किया है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस में भी कुछ हिंट मिल रहा है, और ऐसी क्वेश्चंस आएंगी, क्योंकि देखो एट द एंड कंपटीशन को बीट करना है ना, उन्हें इन 45 क्वेश्चंस में से ऐसे बच्चों को क्रीम को निकाल के बाहर करना है और उन्हें ऐसे कॉलेजेस में डालना है जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस है। ये तो तभी हो पाएगा जब हम ऐसे बच्चों को चुने जो बहुत जल्दी इन चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें ऑप्शंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो बच्चों, अगर आप इनमें से कोई सा भी मिस्टेक करते जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये काम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है, मुझे पूरा यकीन है कि आपने अभी लिख भी दिया होगा, चैट बॉक्स में लिख दिया होगा आपने कमेंट सेक्शन में कि सर आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू दीज मिस्टेक्स, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू दीज 5 मिस्टेक्स, और मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे मार्क्स फालतू के ना चले जाए। ठीक है, ये सब सिर्फ आपकी केयरलेसनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और मनमौजी की वजह से हो रहा है। तो यार इस केयरलेसनेस से अगर आपका रैंक चला जाता है तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं। और आपको अगर चेक करना, अपनी चीजों को प्रैक्टिस करनी है, चेक करनी है, तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए बहुत अच्छी टेस्ट की पैकेजेस अवेलेबल करवा रहा है, यानी कि आकाश बायजूस आपके लिए
2023 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारे पैकेजेस आप देख सकते हो, रैंकर्स पैकेज, स्कॉलर पैकेज, आप कोई भी इनमें से पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, अगर आप मुझे यहां पे सुन रहे हो, यूट्यूब पे सुन रहे हो, तो फिर आपके लिए एक एडिशनल डिस्काउंट भी है, आपको सिर्फ एक कोड अप्लाई करना है, YT NEET 10, ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्मार्ट प्लेलिस्ट की, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां से डाउनलोड होकर के मिल जाएंगी। कुछ चीजें अपडेटेड होनी बाकी हैं, वो बहुत जल्दी अपडेटेड हो जाएंगी, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं और हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स आप तक पहुंचाना है। तो जितनी चीजें आप उसको इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी चीजें भी अपडेट टाइम टू टाइम इस पे होती रहती है। अभी के वक्त में बच्चों हमारा बहुत सारा चैनल पे बहुत सारी सीरीज चल रही, जो कि आपके सारे प्यारे टीचर्स, अनूप सर हैं केमिस्ट्री के लिए, पंखुरी मैम, वीना मैम दोनों बॉटनी के लिए है, सचिन सर आप सब जानते ही हो वो जूलॉजी के लिए, और मैं आपका फिजिक्स संभालता हूं, राइट। तो इसमें से जो ये CBSE 12th एंड गेम है, ट्रम्प कार्ड है और मास्टर स्ट्रोक है, ये 3 सेशंस जो हैं वो आपके फिजिक्स के आते हैं। ट्रम्प कार्ड में हम 11th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, 11th स्टैंडर्ड्स के टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। मास्टर स्ट्रोक में हम 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को वन शॉट में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और CBSE एंड गेम में हम समझते हैं कि CBSE का पेपर बनता कैसे है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको डेफिनेटली ये सारे सेशंस चेकआउट करने चाहिए। प्लस एक प्लेलिस्ट भी है जहां पे अगर आपने टाइप किया मृणाल सर नीट फिजिक्स तो आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका अभी भी बैकलॉग बचा हुआ है, जिसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो अगर जब वहां पे क्वेश्चन आता है तो आप पॉज करके वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो या फिर लाइव की तरह ही उसे ट्रीट कर सकते हो, भले आपने लाइव में मिस कर दिया हो। लेकिन आप एक भी सेशन अगर मिस करते हो तो ये नुकसान सिर्फ आपको होने वाला है। तो चलो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं यही आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझोगे और ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे और आप अपना रैंक, जो आपका ड्रीम रैंक है, वो आप लेके आओगे। मैं मिलता हूं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत सारे लाइव लेक्चर्स के साथ। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।